हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बिल्कुल अलग तरह की कहानी, जहाँ प्यार के इजहार में गोलियों की गूंज हो और दोस्ती की कसौटी मौत की चौखट पर हो। वहाँ किसका दिल पहले टूटेगा। एक्शन, रोमांस और सस्पेंस की इस कहानी में हर मोड़ पर एक नया रोमांच और हर रिश्ते के पीछे एक गहरा राज है। क्या प्यार जीत पाएगा या दोस्ती इस तूफान में भी अड़िग रहेगी। तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जहां धोखे के खेल में भावनाओं का कोई मेल नहीं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। मुंबई पुलिस चौकी। थाने के अंदर टेबल पर एक तरफ ढेर सारी फाइल पड़ी थी, दूसरी तरफ डायरी, पेन और एक टेलीफोन। टेबल के बीच में पानी से भरा आधा गिलास रखा हुआ था। उससे कुछ दूरी पर एक नेम प्लेट थी जिसके दाएं बाएं छोटे छोटे तिरंगे लगे थे। नेम प्लेट पर नाम था एसीपी विक्रम रघुवंशी। गहरी काली आंखें जिनमें चमक साफ नजर आ रही थी, शाइनिंग करते काले बाल, हल्के गुलाबी होंठ, मोती जैसे दांत और शानदार दाढ़ी। खाकी वर्दी पहने उसका गठीला लंबा चौड़ा बदन बेहद आकर्षक लग रहा था। एक हाथ में घड़ी देखकर विक्रम कुछ फाइल्स देख रहा था कि उसकी नज़र सामने के दरवाजे पर पड़ी, जो कि बार बार खुलता और बंद होता जा रहा था। आमतौर पर पुलिस स्टेशन पर ऐसे ही दरवाजे देखने को मिलते हैं, जिसमें से विक्रम किसी को देखने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसके ठीक सामने की बेंच पर एक खूबसूरत, नहीं यह कहना गलत होगा, एक बेइंतहा खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी, जो कि कुछ परेशान सी नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर सुनहरे बालों की लटें बिखरी पड़ी थी, जो कि बार बार उसकी आंखों पर आ रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खामोश लग रही थी, सुर्ख गुलाबी होंठ, तीखे नैन नक्श, दूध सा सफ़ेद रंग। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कितनी ज़्यादा हसीन कि उसे देखने वाला उस पर से चाहकर भी नज़र ना हटा सके। वो हैरान परेशान सी शायद इधर उधर किसी को ढूंढ रही थी। विक्रम कुछ और देख या समझ पाता उससे पहले ही वो लड़की उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। विक्रम खोया हुआ सा उठा और बाहर जाकर देखने लगा, पर बेंच पर कोई भी नहीं था। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो उसे एक कांस्टेबल सोते हुए मिला, तो दूसरा फ़ोन पर बात कर रहा था। बाकी दो लेडी कांस्टेबल भी थी, जो कि गप्पे लड़ा रही थी। विक्रम की आंखों में अब गुस्सा उतरा। विक्रम पुलिस स्टेशन में एसीपी था। बाकी दो जन सब इंस्पेक्टर राजन और मधु और बाकी तीन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भारती, कमल और तरुण थे। विक्रम आगे बढ़कर उस सोए हुए सब इंस्पेक्टर के पास जाकर बोला, इंस्पेक्टर राजन। उसकी आवाज़ सुनकर सभी चौकन्ने होकर राजन की तरफ देखने लगे। राजन कांपता हुआ सा उठा और सैल्यूट करते हुए सावधान की स्थिति में खड़ा होकर बोला, यस सर। आप ड्यूटी पर सो रहे थे? विक्रम ने गुस्से से पूछा। नहीं सर, मैं तो राजन हकलाने लगा। वो लड़की कहाँ गई? विक्रम राजन की बात सुने बिना ही पूछने लगा। कौन लड़की, कब आई? राजन हैरत से बोला। उसने आज पहली बार विक्रम के मुंह से किसी लड़की का जिक्र सुना था। जब आप सो रहे थे, नहीं सॉरी, झपकी ले रहे थे तब। उसने तंज कसा तो वह सिर झुकाकर खड़ा हो गया। आप ऑन ड्यूटी सो रहे हो? मैं आपके खिलाफ एफआईआर लिखकर कुछ ही देर में आपको भी वहां पहुंचा सकता हूं, जहां पर आप चोर उचक्कों को ठीक करते हो। फिर वहां बैठकर लेना झपकी, विक्रम ने तेज आवाज में कहा। तो सभी डर गए क्योंकि यह इशारा सबकी तरफ था। सॉरी सर, सॉरी। राजन गिड़गिड़ाने लगा। उसने उस लड़की को नहीं देखा, तो आई एम डैम श्योर किसी ने नहीं देखा होगा। विक्रम सबकी तरफ देखकर बोला, नहीं सर, कोई आई ही नहीं थी। कमल ने कहा। अच्छा, आपको कैसे पता? आप तो खुद फ़ोन पर थे ना? विक्रम ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, तो वह भी खामोश हो गया। नहीं, सच में कोई नहीं आया। इस बार लेडी कांस्टेबल भारती बोली। आप चुप रहें, आप भी तो बातों में लगी हुई थी। कहते हुए विक्रम का गुस्सा बढ़ गया। यस, भारती इज राइट, कोई भी नहीं था विक्रम। मधु कुछ अदा से बोली। विक्रम ने गुस्से से उसे देखा क्योंकि उसने उसका नाम लिया था। इनफ, कीप क्वाइट एवरीबडी। आप सब अपना काम करें, मैं हर बार आपकी गलतियां माफ़ नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर विक्रम राजन की तरफ बढ़ गया। राजन मुंह लटकाए उसे ही देख रहा था। विक्रम ने पूछा, क्या हो गया? वो मुझे रात को नींद। राजन की बात ख़त्म होने से पहले ही विक्रम ने उसे टोक दिया। राजन, यहाँ पर्सनल बात नहीं, मैं यहाँ बॉस हूँ तुम्हारा, बाकी बाहर। यस सर, सॉरी सर, बाद में बताता हूँ। राजन बोला। चाय पियोगे? विक्रम ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं। राजन उछलकर बोला, हाँ तो ले आओ। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा।
विक्रम मुस्कुराता बहुत कम था। उसे दिल खोलकर हंसते हुए तो शायद किसी ने देखा ही नहीं था, इसलिए ज़रा से भी स्माइल करता तो बहुत ही हसीन लगता था। राजन यस सर बोलकर चौकी से बाहर निकला और सामने की टपरी पर जाकर सिगरेट सुलगाते हुए बोला, दो मस्त चाय पिला दो काका। हाँ अभी लाता हूँ साहब। छोटू, इतना कहकर काका राजन से बोले, कुछ पूछे क्या छोटे साहब? हाँ पूछ लो भाई, आप भी अंदर तो क्लास लगी गई थी। राजन धुआं छोड़ते हुए फुसफुसाया, उस लड़की को क्या हुआ था साहब? काका ने सपाट लहजे में पूछा, कौन सी लड़की? राजन और विक्रम एक साथ ही बोले। राजन ने विक्रम की आवाज़ सुनकर सिगरेट फेंक दी और मन ही मन में बड़बड़ाया, जान गई आज तो। फिर ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। इतने में विक्रम और भी नज़दीक आ गया और राजन के पास आकर बोला, जब हैंडल नहीं कर सकते तो सिगरेट पीते ही क्यों हो? बड़े साहब सलाम। वही लड़की जिसे कोई अभी ज़बरदस्ती बाहर लेकर आया था। बिटिया रोई जा रही थी और चौकी तक आई थी तो मुझे लगा पूछ लूँ आखिर क्या बात है। काका बोले, आपने देखा उस लड़की को? राजन ने काका को आंखें निकाल कर पूछा। हाँ हाँ साहब, लुक आई एम डैम श्योर कि कोई तो थी। विक्रम ने राजन को घूर कर कहा तो उसकी नज़र झुक गई। काका, उसे कोई ले जा रहा था से क्या मतलब? विक्रम जैसे पूरी तहकीकात करके ही मानने वाला था। बड़े साहब, वो लड़की तकरीबन 3-4 मिनट ही चौकी में रुकी। फिर एक मोबाइल से लड़का अंदर गया और उसे लगभग घसीटते हुए अपने साथ ले गया। बस इतना ही देखा था। काका ने डरते हुए बताया। शुक्रिया काका आपका। विक्रम इतना कहकर चला गया। दूसरी तरफ रेड लाइट एरिया अंधेरी। गली में लाल बत्तियां जल रही थी। बहुत तंग और संकरी सी जगह पर 2-3 मंजिल पर एक कोठी थी जिसमें रंग बिरंगी बत्तियां जल रही थी और वहां तरह तरह की लड़कियां खड़ी थी, जिससे पता चल रहा था कि यह इलाका कुछ ठीक नहीं था। अंदर बहुत सी लड़कियां मौजूद थी जो अजीब अजीब कपड़ों में अपना जिस्म छुपा कम और दिखा ज़्यादा रही थी, या यूं कहें नुमाइश कर रही थी। कुछ भद्दे इशारे कर रही थी, कुछ अपने कस्टमर से अपनी कीमत वसूल रही थी। कुछ नाबालिग लड़कियां भी थी जो उन कम कपड़ों में से अपना शरीर ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी एक बला सी हसीन लड़की को एक लड़के ने झूले पर बैठी औरत के कदमों में गिराते हुए कहा, ताई आपकी यह चिड़िया भाग रही थी, चौकी से उठाकर लाए उस साली को। एक मवाली सा लड़का बोला। एक अधेड़ उम्र की औरत जिसने आंखों में बेहिसाब काजल भर रखा था, होंठों पर बेतरतीब लाली और बेहुदा मेकअप में नहाई हुई बनारसी साड़ी में लिपटी औरत ने पान की पीक थूक कर कहा, क्यों रे साली, तू चौकी कैसे निकल ली? ये बाहर कैसे निकली रे अबरार? ए नगमा को बुलाओ रे कोई। ताई जोर से चीखी। नहीं, इसमें आप ही की कोई गलती नहीं है। फर्श पर गिरी लड़की चेहरा ऊपर करके बोली। उसने जब ताई की तरफ देखा तब उसकी गहरी स्लेटी रंग की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। बहुत देर तक रोने से नाक भी लाल हो रही थी। उसका दूधिया सफ़ेद चेहरा भी सुर्ख हो चुका था। उसने अपने चेहरे पर आए बालों को हटाकर हाथ जोड़कर कहा। इतने में दूसरा बंदा नगमा को बालों से घसीटता हुआ सामने लाया। क्यों रे, आजकल कुछ ज़्यादा ही बहनें बन गई हैं क्या तुम दोनों? ताई ने उस लड़की को देखकर नगमा से कहा, क्या हुआ है तुझे? नगमा उस लड़की के पास जाकर बैठ गई। भाग रही थी साली। अच्छा हुआ जो मैं पहुंच गया और इसको देखा नहीं किसी ने, नहीं तो आज सबको ही मरवा डालती हरामजादी। अबरार जबड़े कसते हुए बोला। गाली देने की ज़रूरत नहीं है अबरार। रज़िया गुर्राई। तो और क्या बोले नगमा रानी साहिबा, आपके हुक्म से। अबरार गंदी हंसी हंसते हुए बोला, ए चुप करो रे दोनों, और इस शिल्पा नाम की चिड़िया को बंद कर दो पिंजरे में। ध्यान रहे इस बार ये नगमा भी इसके साथ ना रहे। अलग कर दो दोनों को। कुछ ज़्यादा ही मेलजोल बढ़ गया इनका, ताई ने गुस्से से कहा तो अबरार नगमा को लेकर चला गया। आप ही, शिल्पा रोकर नगमा को बुलाती रही। ए शिल्पा रानी, मैं तेरे को कुछ बोलती नहीं तो तूने सोच लिया क्या मेरी जान खाने को? बहुत मचमच हो रही है अब। ताई शिल्पा का मुंह पकड़कर बोली, मैं शिल्पा नहीं हूँ। वह गुस्सेल आंखों से बोली। ए चुप कर। ताई ने उसे एक थप्पड़ रसीद दिया। ताई मुझे जाने दो, आप ही ने भी कुछ नहीं किया। वो गिड़गिड़ाई। क्यों रे, कहाँ जाने को मांगता तेरे को? कौन सा रिश्तेदार है तेरा उस चौकी में? जबान और खोल रही है मेरे सामने। मैं पागल लगती हूँ तेरे को? ताई उसके बाल नोचकर उसे उठाते हुए बोली। अब यही तेरा घर है और मैं ही तेरी रिश्तेदार। तू किसी और से कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकती, क्योंकि तू जैसी लड़कियाँ किसी एक की नहीं हो सकती। ख़रीदा है मैंने तुझे। फिर उसके चेहरे पर उंगली फिराते हुए कहने लगी, ये जो तेरा हुस्न है ना, इसी वजह से चुप है मैं। नहीं तो तेरी इस दूसरी बार भागने वाली गलती पर काट कर कुत्तों के सामने फेंक डालती तुझे। हर रात कुत्तों के सामने ही तो डालती हो सबको, और वो भी जिंदा। इस बार शिल्पा ताई की आंखों में आंखें डालकर बोली। ए, ताई जोर से चीखी और शिल्पा के दूसरे गाल पर भी थप्पड़ जड़ दिया।
फिर बोली, अब यही है तेरी ज़िंदगी, कोई नहीं आने वाला इधर, क्योंकि ये ताई की दुनिया है। ताई ज़ोरदार हंसी और चिल्लाती हुई बोली, ए बंद कर दो इसे। पुलिस स्टेशन में आई कमिन सर। सर चाय। राजन विक्रम के केबिन की तरफ चाय लेकर बढ़ा। कमिन। विक्रम ने कुर्सी बिना मुड़े ही कहा। सर आप अब भी उस लड़की के बारे में सोच रहे हो? राजन ने चाय टेबल पर रखते हुए कहा, आई डोंट थिंक क्या आप लोगों को यहाँ किसी लड़की पर चाय पर चर्चा करने के लिए रखा गया है। पीछे से अचानक एएसपी सर आकर बोले तो वे दोनों चौकन्ने हो गए। सर जय हिंद सर। विक्रम और राजन अपनी जगह से खड़े होकर सैल्यूट मारकर बोले, जय हिंद। राजन आप बाहर जाएं, मुझे एसीपी विक्रम से कुछ बात करनी है। एएसपी बोले, यस सर। जय हिंद सर। राजन बाहर चला गया। सॉरी सर वो। विक्रम अपनी बात बोलता उससे पहले ही एएसपी बोले, मुबारकबाद देने आए हूँ आपको, एसीपी विक्रम रघुवंशी। मैंने सुना नई ज्वाइनिंग है, मैं जरा शहर से बाहर गया था। वो अपना हाथ विक्रम की तरफ बढ़ाकर बोले, थैंक यू सर। विक्रम हाथ मिलाकर बोला, उम्मीद करूंगा कि आप यहाँ अच्छा काम करेंगे जिसके लिए आपने ज्वाइनिंग से पहले प्रतिज्ञा ली थी। एएसपी पुलिस ज्वाइनिंग करने से पहले ली जाने वाली प्रतिज्ञा के बारे में बात कर रहे थे, पर विक्रम के दिमाग में एक दूसरी आवाज़ गूंज रही थी। बेटा वादा करो, जिसने भी ये किया है या करवाया है उन्हें ज़रूर सज़ा दिलवाओगे। वो उस आवाज़ में खो गया था। इंस्पेक्टर विक्रम। एएसपी ने हाथ दबाकर कहा, यस सर, श्योर सर। विक्रम ने सैल्यूट मारते हुए कहा, ओके चलता हूँ। यहाँ से निकल रहा था तो सोचा डिपार्टमेंट के नए एसीपी से मिल लूँ, कहकर वो चले गए। उनके जाने के बाद विक्रम अपनी चेयर पर धमसा बैठ गया। उसे शर्मिंदगी हो रही थी। एएसपी ने पहली मुलाकात में ही एक अनजानी लड़की की वजह से कुछ ना कहकर भी सब कुछ कह दिया था। डैम इट, आखिर कौन थी वो, कहकर विक्रम ने जोरदार गुस्से से टेबल पर एक मुक्का जड़ दिया। रात को आकाश के फ्लैट में। आई एम सॉरी सर। राजन बोला, सर थाने में हूँ, यहाँ यू कैन कॉल मी विक्रम। और एक ही दिन में कितनी गलतियाँ करोगे और कितनी सॉरी मांगोगे राजन? विक्रम परेशान सा बोला, आपको एएसपी सर ने और भी कुछ कहा? राजन ने पूछा। जाने दो, चलो खाना खाते हैं, काका बना कर गए होंगे। विक्रम किचन में घुसते हुए बोला, वैसे मैं सोच रहा था कि तुम्हारे साथ रहते हुए 10 से 12 साल से तो ज़्यादा ही हो गए हैं। विक्रम रघुवंशी ने आज तक कभी किसी लड़की का जिक्र नहीं किया, तो फिर आज? राजन विक्रम को देखकर बोला, वही तो मैं सोच रहा हूँ, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती राजन। मैं फिर कह रहा हूँ वहाँ कोई तो थी, क्योंकि विक्रम रघुवंशी के ख्यालों में कोई लड़की नहीं आ सकती, और वो ख्वाब तो बिल्कुल नहीं था। विक्रम सोचते हुए बोला, हाँ इतना खूबसूरत ख्वाब आप देख भी कैसे सकते हैं? राजन फुसफुसाया। विक्रम निवाला खाते हुए पूछने लगा, कुछ कहा तुमने? वो मैं पूछ रहा था कि लड़की खूबसूरत। राजन को बीच में ही चुप करवाते हुए विक्रम गुस्से से बोला, राजन सॉरी सर। राजन गर्दन झुकाकर खाने लगा। मैं पागल हो जाऊंगा तुम्हारी सॉरी से, इतना कहकर विक्रम जाने लगा। अरे सॉरी ना, नहीं कर रहा किसी लड़की की बात, खाना तो खा ले। राजन पीछे से बोला, पेट भर गया मेरा पूरे दिन में तेरी सॉरी सुनकर। विक्रम जाते हुए बोला। अंधेरी कोठी के एक बहुत छोटे से कमरे में, जहाँ छोटा सा बल्ब था रोशनी के लिए, छोटा सा सोफा और उसके पास पड़ी टेबल, उससे कुछ दूरी पर बिस्तर पर पड़ी शिल्पा सुबक रही थी। पल्लवी। तभी बहुत धीरे से एक आवाज़ आई। शिल्पा ने सिर ऊपर करके देखा और कहा, आप ही? हालांकि अंधेरे में उसे कुछ भी दिखा नहीं, पर इस पूरे कोठे पर सिर्फ नगमा ही उसे पल्लवी बुलाती थी। नगमा ने धीरे से दरवाज़ा खोला और आकर पल्लवी से लिपट गई। फिर उसका चेहरा हाथों में लेकर बोली, बहुत मारा ना ताई ने? नगमा उसके गाल छूकर बोली, जहाँ उंगलियों के निशान पड़े थे। इतने में पल्लवी फूट फूट कर रोने लगी और उसके गले लग गई। क्यों गई थी तू? मैं बोलना तुझे कोई फ़ायदा नहीं है, वो ताई का कुत्ता ढूंढ ही निकालेगा तुझे। नगमा पल्लवी के आंसू पोंछ कर बोली, मुझे नहीं रहना है यहाँ। पल्लवी रोते हुए बोली, पिछली दफ़ा भी तो अबरार ने ढूंढ लिया था ना तुझे, मेरे मना करने के बाद भी क्यों गई थी तू? पल्लवी मार डालेंगे तुझे किसी रोज़। नगमा पल्लवी को झकझोर कर बोली, हर रोज़ मौत का इंतज़ार करने से तो बेहतर ही है ना आप ही। पल्लवी बोली, तू कब कबूल करेगी कि अब यही तेरी ज़िंदगी है? खुद खुदा की भी यही रज़ा है। नगमा बोली, नहीं मानती मैं खुदा को। पल्लवी नगमा का हाथ छुड़ाकर बोली, या अल्लाह, मैं करूँ तो क्या करूँ उस पागल लड़की का? नगमा अपना सर पीट कर बोली, मेरा साथ दे दो आखिरी बार। आप ही मम्मी कहती थी कि इंसान को 3 बार ज़रूर कोशिश करनी चाहिए अपने मुकाम को हासिल करने के लिए। पल्लवी उम्मीद भरकर बोली, नहीं पल्लवी, इस बार नहीं, रात बहुत हो गई है, तू अब सो जा। खुदा ना खास्ता अगर ताई ने सुन लिया तो आज हम दोनों की मौत पक्की है।
नगमा दरवाज़ा बंद करके चली गई। कैसे रह लूँ इस नरक में, कैसे? मम्मी! पल्लवी रोते हुए चीख कर औंधे मुंह बिस्तर पर गिर गई। सुबह का वक्त, विक्रम का फ्लैट। विक्रम की नज़रों में एक बार फिर वही चेहरा आ गया, वही उड़ती जुल्फ़ें, वही खामोश आंखें। नहीं कहकर विक्रम नींद से जगा। ओह गॉड, मैं पागल हो जाऊंगा ऐसे तो। आखिर कौन थी वो अनजान लड़की, मेरे दिमाग से निकल क्यों नहीं रही है? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? तभी तो वहां तक आई थी और मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाया। अगर मुसीबत में है भी तो वापस आ जाएगी ना पुलिस स्टेशन। तू ज़्यादा मत सोच विक्रम। और तुझे कब से ये सब इफ़ेक्ट करने लग गया? हाँ, खुद से ही बात करता हुआ विक्रम राजन को जगाकर नहाने चला गया। दोनों ने ब्रेकफास्ट किया, फिर पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़े। पुलिस स्टेशन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। सब एक एक करके सैल्यूट मारते हुए विक्रम को विश कर रहे थे। विक्रम गर्दन हिलाकर जवाब देता हुआ चल रहा था कि अचानक उसकी नज़र उसी बेंच पर ठहरी जहां उसने कल उस अनजान लड़की को देखा था। फिर वह सिर झटककर अंदर चला गया। दोपहर को बाहर से कुछ शोर आ रहा था। विक्रम ने बाहर आकर देखा तो कमल किसी की रिपोर्ट लिख रहा था। इतना शोर क्यों हो रहा है? विक्रम की आवाज़ सुनकर सब खड़े हो गए। विक्रम ने सबको बैठने का इशारा किया। पीछे से एक आवाज़ आई, सर ये आदमी झूठ बोल रहा है कि इसकी बीवी गुमशुदा है। आप कौन? विक्रम ने पूछा। मैं असिस्टेंट कांस्टेबल तरुण राठी। जय हिंद सर, तरुण ने सैल्यूट मारकर बोला। आपको पहले देखा नहीं, मेरी पोस्टिंग को 10 दिन हो गए हैं। विक्रम ने सवाल किया। सर सैटरडे को ज्वाइनिंग थी, पर्सनल काम था तो कल नाइट में ही आया हूँ, आज से ही ज्वाइनिंग। तरुण ने सिर झुकाकर आईडी कार्ड दिखाते हुए कहा। ऐसी लापरवाही सही नहीं, अपने काम को शिद्दत के साथ करें सभी। खैर वैसे आपको कैसे पता कि यह आदमी झूठ बोल रहा है? विक्रम ने फिर सवाल किया। सर कल यह आदमी मेरे साथ ही था, ट्रेन में अपने बीवी बच्चों के साथ। नशे में धुत था और तो और ज़रा सी बात पर अपनी जोड़ों पर हाथ भी उठा दिया था। तो आई एम श्योर सर वो खुद इसे छोड़कर भाग गई होगी। तो ऐसे में गुमशुदगी की रिपोर्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। तरुण एक सांस में सब कुछ कह गया। गुड। विक्रम तरुण के कंधे पर हाथ रखकर बोला। विक्रम को तरुण प्रभावित और अपने काम के लिए समर्पित लगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तो बाकी सभी लोग उसे निराश ही कर रहे थे। पर फिर भी पूछताछ कर लो इससे आप खुद ही, और ज़रूरत पड़े तो घर जाकर पता लगाओ। किसी को अपने साथ ले जाना। विक्रम अंदर जाते जाते बोला। अंधेरी ताई की कोठी। ए उठ जा महारानी, ताई ने पल्लवी पर पानी का जग उड़ेलते हुए कहा। तो जैसे पल्लवी को तुरंत होश आया और वह फुर्ती से उठ बैठी। चल अब जल्दी से नहा ले और टिप टॉप बन ठन कर आ जा, बड़ी सेठ पार्टी हाथ लगी है रे मोरी चिड़िया। ताई पल्लवी की बलाई लेकर बोली। इस जगह पर सभी के असली नाम को छिपाकर दूसरा नाम दिया जाता था, तो पल्लवी का शिल्पा नाम रखा हुआ था। पल्लवी को सब शिल्पा ही बुलाते थे सिवाय नगमा के। और ताई तो उसे शुरू से ही चिड़िया कहती थी, क्योंकि वो उनके लिए सोने की चिड़िया ही तो थी, जिससे खूब सारा पैसा कमाया जा सकता था। ताई की बात सुनकर पल्लवी के चेहरे का रंग पल भर में उड़ गया था। उसे यहाँ लाए हुए 6 महीने हो चुके थे, क्योंकि ताई का धंधे में असूल था कि वो शुरुआती 5 महीने में ट्रेनिंग देती थी लड़कियों को सब कुछ सीखने की, जो कि सिखाना नगमा का काम था। पर आज पल्लवी का पहला कस्टमर आने वाला था। ये बात सुनकर ही उसका शरीर कांप उठा, क्योंकि अब तक वो किसी भी तरह बच जाती या फिर भागने की कोशिश करती, जिसकी सज़ा के तौर पर ताई उसे हफ्तों हफ्तों तक कमरे में बंद कर देती थी। कल भी तो उसने भागने की कोशिश की थी, पर उसने पुलिस स्टेशन जाकर सबसे बड़ी गलती कर दी थी, जिसकी ऐसी सज़ा दी है ताई ने उसे। सोचकर ही उसकी आंखें भर आई। उसकी ज़िंदगी की तमाम सुबह और शाम तो रोकर ही होती थी। आज भी यही हुआ। उसके आंसू बाहर आ पाते उससे पहले ताई चीखी। मुझे अब कोई नया ड्रामा नहीं मांगता, आज 1 घंटा है तेरे पास, नगमा आ रही है तेरे को पटाखा बनाने के लिए, ताई कहकर चली गई। वो सुनकर बाथरूम में घुस गई और शॉवर के नीचे जाकर खड़ी होकर दबी आवाज़ में रोने लगी। पल्लवी बाहर आ, नहीं तो बीमार हो जाएगी। बाहर नगमा उसे बुला रही थी। वह नगमा की आवाज़ सुनकर जल्दी से बाहर निकली और आकर उसके गले से जा लगी। आप ही, वो रोकर बोली। मैं क्या करूं अब, आज वो दिन आ ही गया। आपने कहा था ना कि आप मेरी हर हाल में मदद करेंगी। नगमा पल्लवी को रोते हुए देखकर खुद भी नम आंखों से उसे चुप करवाने लगी। 6 महीने पहले का वो दिन नगमा को आज भी याद है, जब ताई पल्लवी को लेकर उसके पास आई और बोली। सुन रहे नगमा, ये मेरे महल की नई हुस्ने मल्लिका है, शिल्पा रानी, मेरी चिड़िया। अब तक तो तू थी ना नंबर 1 पर खूबसूरती में, पर आज से ये है, तो इसे सारी अदाएं और नज़ाकत सिखा दे। सजना संवरना, मटक मटक कर चलना, बल खाते हुए उठना बैठना।
कस्टमर को खुश करना, बाकी तो तू समझ ले लिए ना रे सब। खी खी करते हुए ताई पल्लवी के चेहरे को छूकर बोली और चली गई। नगमा ने पहली दफ़ा पल्लवी को देखा तो वह देखती ही रह गई। सच में उसकी खूबसूरती किसी शहजादी से कम नहीं थी। उसकी थोड़ी काली सलेटी रंग की अलहदा सी गहरी आंखें, सुर्ख गुलाब की पंखड़ियों से होंठ, लंबी तीखी सी नाक, सुराहीदार गर्दन, दूधिया गोरी रंगत के गाल, लंबे घने रेशम से काले बाल, संगमरमर सा तराशा हुआ बदन, सच में कयामत थी वो। उसे देखकर कोई भी कह सकता था जैसे खुदा ने उसे बड़ी ही फुर्सत से बनाया था। वह अपने नीले रंग के दुपट्टे के छोर को उंगलियों में उलझा सुलझा रही थी, जिससे पता चल रहा था कि वह परेशान है। नगमा ने उसे नज़र भर निहारने के बाद बात शुरू करने के लहजे से बोलना शुरू किया। मैं नगमा हूँ और तुम पल्लवी। शहद में घुली आवाज़ के साथ उसने अपना नाम बताया। पर ताई तो शिल्पा बता कर गई। नगमा असमंजस में बोली, नहीं हम पल्लवी हैं, अपनी मम्मी की पल्लवी। आपको बात करनी है तो पल्लवी बोलें, नहीं तो हमसे बात ही ना करें। पल्लवी तपाक से सब बोल गई। नगमा तो उसकी मासूमियत पर निहाल हो चुकी थी। जितनी वो खूबसूरत दिख रही थी उतनी ही प्यारी आवाज़, उससे दिलकश उसके बात करने का अंदाज। वो उसे देखकर होले से मुस्कुराई, पर अगले ही पल सोच में पड़ गई। वो उम्र में भी कम ही लग रही थी, शायद 19 या 20। फिर ऐसी नाजुक लड़की इस गंदी दुनिया में कैसे? अच्छा ठीक है पल्लवी, नगमा बोली, हमें यहाँ नहीं रहना है। आप हमारी मदद करेंगी ना यहाँ से बाहर निकलने में? आप ही, पल्लवी रुआंसी होकर बोली। आप ही सुनकर नगमा की आंखें और दिल दोनों ही भर आए। आज उसे पहली बार किसी ने बहन जो बुलाया था। ये नामुमकिन है बच्चा, ये ताई की दुनिया है। यहाँ अपनी मर्जी से आ तो सकते हैं, पर वापस लौट कर जाना खुदा की ही मर्जी है। नगमा भावुकता से बोली, हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए, हमारे पापा। इतना कहते ही पल्लवी का गला भर्रा गया और उसकी समुंदर सी गहरी आंखें बरस पड़ी। रो मत बच्चा, यही दुनिया की सच्चाई है। तूने मुझे आप ही कहा है ना, तो मेरी बात मान ले। यहाँ से भागने का ख्याल अपने जहन से निकाल दे। और जाएगी भी कहाँ? नगमा ने पूछा तो पल्लवी इस सवाल पर खामोश थी। अगर भाग नहीं पाई या उससे पहले ताई के हाथ लग गई तो ताई जिंदा नहीं छोड़ेगी तुझे। मुझसे जो भी मुनासिब होगा वो तेरी मदद करूँगी, तेरा ख्याल रखूँगी। इतना कहकर नगमा ने पल्लवी को सीने से लगा लिया था। कहाँ मर गई दोनों? ताई की तीखी आवाज़ से दोनों अपने आज में लौटी। दोनों एक दूसरे से अलग हुई। नगमा पल्लवी के आंसू पहुँचकर बोली, रुक मैं कुछ करती हूँ। इतना कहकर नगमा बाहर निकल गई, जहाँ ताई झूले पर बैठी थी। पल्लवी दरवाजे की ओर से उसे देख रही थी। वो उसके पास गई। ताई, पल्लवी। शिल्पा रानी। ताई उसे टोक कर बोली, हाँ शिल्पा, उसे अभी कुछ पता ही नहीं है। वो सब गड़बड़ कर देगी नए ग्राहक के सामने। इससे अच्छा तो आप सेठ को मेरा नाम बता दीजिए, मैं देख लूँगी कि क्या करना है। नगमा डरते डरते बोली, अच्छा नगमा, फिर उस चिड़िया को कब सिखाएगी? क्यों री? या सारे मज़े तेरे को ही चाहिए? इतना कहकर ताई गंदी हंसी हंसने लगी। सुनकर ही पल्लवी ने आंखें मींच ली। ताई, नगमा चीखी, ए ज़्यादा चीख मत, दोनों बहनें आपस का प्यार कम करो और जाकर तैयार कर दे उसको। एकदम टकाटक लगनी चाहिए आज वो। उतारो उस चिड़िया को भी इस धंधे में, बहुत नाक में दम करती है ये। मेरे को और कुछ नहीं सुनने का अब। इतना बोलकर ताई ने मुंह में पान ठूस लिया। पल्लवी में कुछ नहीं कर सकी। नगमा पल्लवी के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आप ही, पल्लवी ने रोते हुए नगमा का हाथ थाम लिया। करो आप मुझे तैयार, पल्लवी आंसू पोंछकर बोली। तो नगमा हैरत से उसे देखती रह गई। पुलिस स्टेशन। विक्रम ने कंप्यूटर पर कुछ देखा और उसने बेल बजाकर तरुण को बुलाया। यस सर। तरुण आते ही बोला, मुझे इस शहर की सारी खबर चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं, अगले पिछले सारे काले कारनामे। जस्ट नाउ। विक्रम एक सांस में सब कह गया। सर जस्ट नाउ तो कैसे? मतलब वक्त तो लगेगा ही। तरुण झिझकते हुए बोला, ओके 48 आवर्स हैं, अभी से काम पर लग जाइए। विक्रम का ऑर्डर पाकर तरुण सैल्यूट करके चला गया। इस शहर ने मेरा सब कुछ छीना है, मैं सब पता लगा कर ही रहूँगा। विक्रम खुद से ही बोला। इतने में मधु आ गई। विक्रम। वो कुछ इस तरह से उसका नाम लेती कि विक्रम को गुस्सा आ जाता। मुझे मेरे नाम से बुलाने का हक आपको नहीं है मिस मधु। विक्रम सख्ती से बोला। ओह तो फिर किसको है? वो उसकी तरफ कुछ झुक कर बोली, जो काम है वो बताइए और बाहर जाइए। मेरे पास फिजूल की बातों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। विक्रम गर्दन घुमाकर बोला, मेरे पास भी नहीं है, ये फाइल्स देने आई थी। मधु गुस्से में फाइल पटक कर बोली, क्या है ये? विक्रम ने सवाल किया। कोई एरिया है, उसी की इन्फॉर्मेशन है, जहाँ चोरियाँ बहुत हो रही हैं। माजरा क्या है पता नहीं, पर उनका मानना है कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती। बाकी आप पढ़ लें। मधु जाते जाते बोली। विक्रम ने सिर झटक कर उसे जाते हुए देखा, फिर घड़ी पर नज़र रुकी
जो शाम के 7 बजा रही थी उसे देखकर फाइल पढ़ने लगा। अंधेरी शाम का वक्त, पल्लवी तैयार होकर नीचे आ रही थी। इतने में उसके पीछे पीछे नगमा भी तैयार होकर आ गई। कौन सी वाली मांग थी? ताई कस्टमर से बोली। वो वाली। पल्लवी ने देखा ताई के पास अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था जो उसी की तरफ इशारा कर रहा था। यह देखकर उसका दिल बैठ गया। हाँ, क्या मस्त चॉइस है आपकी। ये है मेरी शिल्पा रानी, यहाँ की हुस्न की मल्लिका, ताई गुरूर से बोली। पल्लवी की आंखों के किनारे आंसू आ गए, जिसको उसने सबसे नज़र बचाकर पोंछ लिया। पर नगमा ने देख लिया। वो झट से अपने बंधे हुए बालों को जूड़ा खोलकर कुछ अदा से बोली, मुझ में क्या कमी है जो आपने इसको चुना? मेरे को यही मांग थी। बुढ़ा बिना नगमा को देखे बिना ही बोला। हाँ हाँ, यही मिलेगी। जा शिल्पा रानी ले जा। ताई तुरंत उठी और बात संभालते हुए बोली। पल्लवी सारे हथियार गिराकर भारी मन से वहां से चली गई। ताई ने उसके जाते ही नगमा को जोरदार चांटा जड़ दिया। क्यों रे, तेरे में कुछ ज्यादा ही जवानी फूट रही है। क्यों आ गई तू भी तैयार होकर, और क्यों की दी बीच में? कब तक बचाएगी उस कुतिया को? बहुत नाक में दम कर रहे हो दोनों। अब बहुत हो गया, चुपचाप जा यहाँ से। आज तेरी छुट्टी, कल तेरा भी नंबर आ जाएगा। ताई जोर से चिल्लाई तो नगमा गाल सहलाकर चली गई। पल्लवी अंदर गई तो बुढ़े ने तबाक से दरवाज़ा बंद कर दिया। पल्लवी का दिल बैठा जा रहा था। वो फिर से दुपट्टे का आखिरी सिरा उंगलियों में उलझाने लगी। पल्लवी ने गहरे हरे रंग का सूट पहना था जिसमें उसका गोरा बदन और भी ज़्यादा निखर आया था। चेहरे पर हल्का सा मेकअप था। होठों को सुर्ख करने के लिए हल्की लिपस्टिक थी। नगमा की ज़रा सी कोशिश में भी वह बेहद हसीन नज़र आ रही थी। बुढ़ा शिल्पा के पास आकर उसे छूकर बोला, ताज़ा माल लग रही है तू तो। फिर गंदी हंसी हंसकर अपनी उंगलियां उसके चेहरे पर फिराने लगा। पल्लवी घबराकर उससे दूर जाने लगी तो उसने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। फिर उसकी गर्दन पर झुकने लगा। पल्लवी उससे पीछे हटने की कोशिश करने लगी। तभी उसने उसके बाल नोचकर बिस्तर पर गिरा दिया और उस पर झुककर बोला, ज़्यादा होशियारी नहीं करने का, बहुत मोटी रकम वसूली है उस बुढ़िया ने तेरे लिए। इतना कहकर उसने झट से शिल्पा का दुपट्टा खींचकर फेंक दिया। शिल्पा ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि अब आगे जो भी होने वाला था वो उसे महसूस भी नहीं करना चाहती थी, ना ही उन सब की कल्पना कर सकती थी। वो विरोध के लिए बस हाथ पांव चला सकती थी, जो उसने किया भी। पर उस बुढ़े ने दो चार तमाचे मारकर चुप करा दिया और अपनी हैवानियत पर उतर आया। वो किसी भूखे जानवर की तरह उस पर हावी होने लगा था। पल्लवी से जब सहन नहीं हुआ तब उसने जोर से मन में ही है भगवान कहा कि वो इतने में बेहोश हो गई। विक्रम का फ्लैट फाइल्स देखने में काफ़ी वक्त हो चुका था तो विक्रम लेट घर पहुंचा। उसी वक्त किचन में राजन खाना गर्म कर रहा था। तूने अब तक खाना खाया नहीं? विक्रम ने राजन को किचन में देखकर पूछा। भाई के बिना कैसे खा लेता? आपकी मौसी जान न ले ले हमारी। राजन गैस बंद करते हुए बोला, यार देर हो गई, तुझे बोला हुआ है ना मेरा इंतज़ार मत किया कर। विक्रम राजन की बात का जवाब दिए बिना ही बोला, हाँ एसीपी सर, पता है आप बहुत बिजी हैं। कौन सा मिशन लेकर अजमेर से यहाँ आए हैं एक बार फिर? राजन बोला, मैं चेंज करके आता हूँ। विक्रम बिना बोले ही चला गया। कुछ देर में वो वापस आकर टेबल पर बैठ गया। यार जेंट्स को खाना बनाने के लिए कौन रखता है? राजन खाने का पहला निवाला खाकर अजीब सा मुंह बनाकर बोला। विक्रम रघुवंशी। विक्रम बिना हाव भाव के बोला, पर क्यों यार? क्योंकि मुझे औरत जात पर भरोसा नहीं, ना ही पसंद है। वो चुपचाप खाना खाकर बोला, यार रामू काका की वाइफ ही तो है, मम्मी जितनी ही तो हैं, इसमें दिक्कत ही क्या है फिर? राजन विक्रम को घूर कर बोला, दिक्कत यह है कि वो औरत है और तुझे खाना है तो खा, नहीं तो पिज्ज़ा ऑर्डर करवा ले। विक्रम प्लेट उठाकर जाते हुए बोला, हे भगवान, जाने इसका क्या होगा। राजन सिर पीट कर बोला और बेमन से चपाती ठूंसने लगा। अगली सुबह अंधेरी। पल्लवी को याद नहीं कब तक उसके साथ क्या हुआ था। सुबह शोर से उसकी आंख खुली तो खुद को दर्द में पाया। उसने देखा कल रात वाला आदमी ताई से बोला, ए बुढ़िया, तूने बहुत गलत किया रे। किस लड़की का इतना पैसा लिया? साली शुरू में ही बेहोश हो गई थी। जिंदगी तो बीवी ने पहले ही खराब कर रखी है, इसने रात भी खराब कर दी मेरी। मेरे को मेरा पैसा वापस मांगता। ताई मिमियाती हुए बोली, शांत शांत, मैं बात करती हूँ ना, पहली बार है लड़की से मैं बात करूँगी ना। अगली बार जब चाहो तब आ जाना, वो भी फ्री। ताई दांत दिखाकर बोली। तब वो चला गया। ताई दौड़कर पल्लवी के पास आई और थप्पड़ के लिए हाथ उठाया ही था कि नगमा बीच में आ गई और वो थप्पड़ उसी को लग गया। आपी। नगमा को देख पल्लवी उठने लगी। ए हट जा नगमा, आज साली की जान निकालेगी मैं। ताई नगमा को धकेलकर पल्लवी की तरफ लपकी। नगमा ने ताई के पैर पकड़ लिए। पल्लवी ने आंखें बंद कर ली। ताई, ताई एक बार देखो तो पल्लवी को, क्या हालत बना दी उस जानवर ने। नगमा पल्लवी का दुपट्टा सही करते हुए बोली, चुप कर, भगवान है कस्टमर, ना कि जानवर, उसी की वजह से ये धंधा है, समझी?
तुम लोगों की मचमच बहुत हो रही अब। ताई नगमा को हटाकर बोली। और तू इतना कहकर ताई उसका मुंह पकड़कर बोली, तू जैसी नाजुक कलियों को अच्छी तरह जानती है। मैं पहली बार का यही ड्रामा होता है, आदत डाल ले अब। उठ जा, पहला मौका था यह, चल दिए तुझको तेरी तरह 3 मौके। ये जो सेठ गया है ना, अब अगली 2 बार भी यही चाहेगा, यही तेरी सजा है। अब उसे तूने नाखुश किया तो तेरी चमड़ी उड़ेड़ देगी मैं, नहीं तो इस बार तेरा कुछ ज़बरदस्ती बंदोबस्त करेगी। और नगमा, नाटक बंद करिए, समझा दे इसे, ताई जाते जाते बोली। तो नगमा पल्लवी को चुप करवाने लगी। पुलिस स्टेशन। कुछ दिन बाद। 1 हफ्ता हो चुका है, यहाँ कोई अपने काम में दिलचस्पी नहीं ले रहा, रीजन बताएं। विक्रम हाथ बांधे खड़ा होकर सभी से पूछने लगा। सर, वो चोरी वाला गिरोह, पता ही नहीं कितने लोग शामिल हैं उसमें, भारती ने डरकर कहा। पता नहीं। सीरियसली आप यहाँ आते ही क्यों हैं मिस भारती? विक्रम भारती को देखकर बोला तो उसने नजरें झुका ली। तरुण, आपको 2 दिन दिए थे, लगता है अब तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है। विक्रम तरुण की तरफ गया। मैंने तो कहा ही था कि चोरों को लगता है कि पुलिस कुछ भी नहीं कर पाएगी, और अब ये सच भी हो रहा है। मधु फुसफुसाई। आपने कुछ पता लगाया जो आप ये बोल रही हैं मिस मधु? विक्रम को बिना देखे समझ आ गया था कि कौन क्या बोल रहा है। वो बिना मुड़े ही मधु से सवाल करता है। अगला नंबर राजन का ही था। विक्रम उस तक जाने ही वाला था कि कमल आ गया। सर, झोपड़पट्टी वाली अंधेरी गली। कमल भागता हुआ आया। क्या हुआ? विक्रम उसे देखकर बोला। वही है सर, चोरी वाला गिरोह, 4 लोग हैं सामने, पीछे कितने हैं कहना मुमकिन नहीं। ग्रेट, कहकर विक्रम ने कमल के कंधे थपथपाए। लेट्स गो। राजन, कमल और तरुण आप यहीं रहें, कहकर विक्रम निकला। तब सभी ने राहत की सांस ली। झोपड़पट्टी वाली गली। वहां जाकर विक्रम, राजन, कमल तीनों अलग अलग दिशा में फैल गए और पता लगाने लगे कि मामला क्या है। अंधेरी। पल्लवी खिड़की के पास खड़ी उस रात को याद कर रही थी और खुद से ही बोली, दर्द में मुझे भगवान का नाम ही कैसे याद आया, क्योंकि तेरे दिल में भगवान है, बस तूने याद नहीं करना चाहती। नगमा ने पीछे से आकर उसे गले में बाहर लपेट कर कहा। ऐसा नहीं है आप ही, पल्लवी हाथों की केस से छूटते हुए बोली। तो फिर कैसा है? नगमा पल्लवी का हाथ पकड़कर पूछने लगी। पल्लवी आंखें झुकाए खड़ी थी। पल्लवी, इंसान की फितरत यही है कि वो दर्द में उसी का नाम पुकारता है जिसे वो अपना मानता है। तू इनकार कर या न कर, तो भगवान की फरियाद ज़रूर करती है। नगमा पल्लवी की गहरी आंखों में झांक कर बोली, नहीं है मेरा कोई भी करीबी सिवाय आपके। पल्लवी आंखें चुराकर बोली, तो उस रोज़ इतनी तड़प में भगवान का ही जिक्र क्यों किया तूने? मेरी तरफ देखकर बोल। नगमा बोली, हाँ किया था जिक्र, मांगी थी फरियाद, मगर हुआ क्या? कुछ भी नहीं। पल्लवी झुंझलाकर बोली, अरे हुआ कैसे नहीं मेरी जान? पल्लवी, तूने भगवान का मन ही मन जिक्र किया था कि तूने ही तो बताया था कि तू इतने में बेहोश हो गई थी और उस बुढ़े ने थोड़े में ही छोड़ दिया था तुझे। तू सोच, अगर तू होश में रहती तो वो जानवर अपनी हैवानियत पूरी करके ही मानता ना। नगमा पल्लवी को झकझोर कर बोली, रे कहाँ मर गई नगमा? ताई चीखी तो नगमा पल्लवी को छोड़कर बाहर निकल गई और पल्लवी को उसी कश्मकश में डालकर सोचने को मजबूर कर गई। झोपड़पट्टी वाली गली। विक्रम गन लोड किए हुए गली में जा रहा था जहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही थी। वहाँ अधेड़ उम्र का आदमी 2-3 लड़कों को कुछ बोल रहा था। विक्रम पास जाने लगा तब कुछ कुछ समझ आने लगा था। देसी शराब वाला ट्रक भेज दिया ना? बुढ़ा बोला। हाँ बॉस, रात को रवाना कर दिया, अब तक तो माल पहुँच भी गया होगा, लड़का बोला। एक प्रॉब्लम हो गया बस। दूसरा लड़का डरते हुए बोला। क्या हुआ? बुढ़ा बोला। शायद पुलिस को पता चल गया इस अड्डे के बारे में, वो बोला। तो अड्डा ही बदल लेंगे ना? तीसरा लड़का बोला। एक काय को बदलेगा अड्डा? अपन डरता है क्या दरोगाओं से जो अपना इलाका छोड़कर जाएगा? क्या बिगाड़ लेगा वो मेरा? इतने सालों से रह रहा है मैं यहाँ। कुछ हुआ नहीं ना? तो डरने का नहीं, ऐश करने का। तीनों चारों दारू के गिलास से चीयर्स करके एक साथ हंसने लगे। तभी उसी वक्त विक्रम उनके हाथों में पकड़े गिलासों पर सीधा निशाना साधते हुए तेज गरजती आवाज में बोला, तुम कुत्तों का पाला अब तक विक्रम रघुवंशी से नहीं पड़ा होगा। एक झटके में ही सारी बोतलें चकनाचूर हो गई। सारे उसे देखकर इधर उधर भागने लगे। विक्रम उन्हें भागता देख मुस्कुराने लगा। वो ज़्यादा दूर जा पाते उससे पहले राजन, कमल भी इर्द गिर्द गलियों से निकलकर सामने आ गए और उनको घेर लिया। बुढ़ा भागने लगा तो विक्रम ने उसे अपने पैरों में उलझाकर नीचे पटक दिया और उसकी गर्दन पकड़कर दीवार से मारकर बोला, जरा सी भी शर्म नहीं आती? पुलिस तुम लोगों के सामने खड़ी है, उन्हें सरेंडर करने की बजाय भाग रहे हो हरामजादो। विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने उसके पेट में मुक्का चढ़ दिया। जीप में डालो चारों को। विक्रम ने चश्मा चढ़ाते हुए कहा। राजन ने सबको अरेस्ट कर लिया और गाड़ी में डाल दिया। कमल गाड़ी चलाने लगा। दूसरी तरफ पल्लवी को 3 मौके के लिए कहा गया था।
जिनमें से एक पूरा हो चुका था। दूसरे में वो किसी न किसी बहाने से बच गई, जिसकी वजह से ताई को सेठ को नगमा के पास भेजना पड़ा। नगमा और पल्लवी की मिली भगत देखकर अबरार को सब पता चल गया। उसने ताई को जाकर सब कुछ बता दिया। उसी शाम ताई ने नगमा को किसी दूसरे ही कस्टमर के साथ होटल भेज दिया, ताकि इस बार वो किसी भी तरह पल्लवी की मदद न कर सके। अबरार जब उसे होटल छोड़ने गया, तब नगमा ने उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहा, कमीने, तूने चुगली की ना ताई को। ए नगमा, अपनी हदें मत भूल। वो अपना गाल सहलाते हुए बोला, हदों की बात तो तेरे मुंह पर जचती नहीं, ताई का कुत्ता है तू साली। अबरार नगमा के बाल नोचकर बोला, तुम दोनों की वजह से ताई का मेरे पर से भरोसा ही छूट गया। यहाँ तेरे को लाने का प्लान मैं ही बनाया, ताकि ताई उस शिल्पा को उसकी असली औकात बता सके, समझी। वो घटिया हंसी हंसने लगा। अबरार, क्या किया तूने? अब ताई क्या करने वाली है? नगमा का मन पल्लवी के लिए डरने लगा। वो तो ताई जाने ना, मैं तो महज कुत्ता ही है ना, खुदा के लिए बता दे। वो हाथ जोड़ने लगी। पर एक शर्त है। वो उसे अजीब तरह से घूर कर बोला, क्या? अगर तेरे साथ एक रात। उसकी बात पूरी होने से पहले ही नगमा ने उसे एक चांटा मारा और उसे धकेलती हुई बोली, कमीने, तेरी इस घटिया फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ मैं, पर तुझे मैं कभी हासिल नहीं होंगी, ये भी तू लिख कर ले ले। वो उसे छोड़कर भागने लगी। चल चल, वो दिन भी बहुत जल्द आएगा। देखना तू, जब तू खुद मेरी बाहों में आएगी। वो दिन कभी नहीं आएगा, नगमा जाते हुए बोली। पर ज़्यादा दूर नहीं जा पाई। आखिर में अबरार ने उसे पकड़ ही लिया था। पुलिस स्टेशन। राजन कमल ने उन चारों को लॉकअप में डाला और विक्रम की तरफ बढ़ गए। सर, अब क्या करना है? राजन पूछने लगा। आरती उतारे इनकी, विक्रम ने उसे घूरकर कहा। तो राजन और कमल की नजरें झुक गई। रिमांड पर लेंगे ना यार, कैसी बातें करते हो? पीछे से तरुण डंडा घुमाते हुए आया, सीखो इससे। विक्रम तरुण के कंधे पर मुस्कुराकर हाथ रखते हुए कमल और राजन से बोला और चला गया। कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा क्या इसका? कमल बुड़बुड़ाया। तुम्हारे आने के बाद हर रोज़ सर डांटने लगे हैं मुझे। राजन तरुण को घूर कर बोला, मैंने क्या किया? मैं तो बस अपना काम कर रहा था। तरुण कंधे उचकाकर बोला। तो राजन उससे डंडा लेकर जाते जाते बोला, तो मुझे मेरा काम करने दें, मुझे मत सिखाइए। इसे क्या हुआ? तरुण राजन को जाता देखकर कमल से बोला, विक्रम सर और राजन ये दोनों भाई हैं, आगे आप कुछ समझ लें। इतना कहकर कमल तरुण के कंधे पर हाथ रखकर चला गया। सच में? तरुण हैरानी से खुद से ही बोला। अंधेरी, तीसरी और आखिरी मौके में पल्लवी बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी, क्योंकि नगमा भी नहीं थी। ताई ने उसे डरा धमकाकर सेठ को सौंप दिया था। इस बार ताई ने उससे दुगनी रकम की मांग की थी और पल्लवी को सख्त हिदायत दी कि अब की बार सेठ ने कोई शिकायत की या वो नाखुश लौटा तो वह उसे किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ेगी। पल्लवी भी डर गई थी। उसका साथ देने वाली, उसे हर बार बचाने वाली नगमा भी तो नहीं थी, तो उसने विरोध भी छोड़ दिया था। उसका भगवान पर एक बार के लिए भरोसा हुआ था, पर इस मौके से उसका ज़रा सा भरोसा भी टूट गया और वो खुद भी। उधर नगमा ने भी बहुत कोशिश की थी, पर अबरार ने उसे आने नहीं दिया। ज़बरदस्ती किसी कस्टमर के साथ कमरे में बंद कर दिया। नतीजन पल्लवी ने खुद को अकेला और कमज़ोर मान लिया था और हिम्मत हारकर हार मान ली। एक रात उस सेठ को उसके पास भेजा गया। उसे कमरे में देखकर पल्लवी को खबर हो गई थी कि उसको कमज़ोर करने वाले और झकझोरने वाले पलों ने दस्तक दे दी थी। उस बुढ़े सेठ ने उस रात उसके साथ सारी हदें पार कर ली थी, अपनी सारी मनमर्जियाँ और दरिंदगी पूरी कर ही ली थी। पल्लवी को कुछ होश ही नहीं रहा। वह खुली आंखों से वो मंजर देखती रही और खुद को ही कोसती रही। जिस्म दर्द सहने की शक्ति से कुछ इस तरह आगे बढ़ गया था कि अब उफ तक नहीं आई थी। उसके होंठों पर आंखों के छोर से आंसू गिरते रहे। वो ख्वाहिशों की खाली और दर्द से भरी आंखों से छत को निहार रही थी। उसी तरह रात से सुबह हो गई। उसे पता था कि ये तो शुरुआत थी, उसके साथ अब ये हर रोज़ हर पल होगा। हुआ भी यही। पल्लवी की जिंदगी में आया यह तूफान तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। ताई उसे हर रात बोली के लिए खड़ी रखती। उसके खूबसूरत हुस्न के कारण हर कोई उसे पाना चाहता था, उसके साथ अपने ख्वाब और रातें रंगीन करना चाहता था। बात यह नहीं थी कि उसमें बर्दाश्त की हद नहीं थी, बस वो इन सब से छुटकारा पाना चाहती थी। तो जब पल्लवी से यह सब सहन नहीं हुआ, तब एक रोज़ उसने इस सब के फसाद की जड़ अपने हुस्न को ही ख़त्म करना चाहा। वो एक धारदार चाकू लेकर अपने कमरे में घुस गई और जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। पल्लवी आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी, जैसे उसका खुद का अक्स ही उस पर हंस रहा हो। उसने अपना आंचल हटाकर देखा तो गर्दन पर, गाल पर, माथे पर तरह तरह के निशान बने पड़े थे। अपने सूट की आस्तीन ऊपर उठाकर देखा तो हाथों पर टूटी चूड़ियों कसकर दबाए जाने से उंगलियों के निशान पड़कर कालापन बन गया था।
आईने में खुद का चेहरा देखकर अपनी आंखें बंद कर ली तो उन्हीं हैवानों की हैवानियत का मंजर नजर आता और खुद की बेबसी लाचारी दिखती। बीते 15 दिनों में हर दिन न सही मगर हफ्ते के 3-4 दिन ताई उसकी बोली लगा ही देती थी। नगमा के भरसक प्रयास भी अब काम नहीं आते थे तो वो कठपुतली की तरह सारी दरिंदगी सहन करने लगी। जब दर्द असहनीय हो जाता तो बेहोश आ जाती या नींद की गोलियों का सहारा लेने लगती, जिससे दर्द महसूस करने के लिए कुछ होश न रहे। पल्लवी खुद के हाल पर रोने लगी। उसका बेइंतहा दर्द सीने में घुटा पड़ा था। उसने अपने आंसू पोंछकर पहला कट अपने गाल पर, दूसरा गर्दन पर, तीसरा कलाई पर लगाया। उसे नफरत होने लगी थी उसके खुद के शरीर से ही। उसे यूं लगता जैसे हर वक्त उस पर कीड़े रेंग रहे हों। तो उसने उन्हीं जगहों पर वार किया जहाँ उन जानवरों ने उसे नोचा था। फिर आईने में गाल और गर्दन से टपकते खून को देखकर वो रोती रोती हंसने लगी और कहने लगी, अब इस खूबसूरत हुस्न पर बने बदसूरत निशानों के रहते कोई भी तुझे छूना नहीं चाहेगा। फिर निढाल होकर फर्श पर गिर पड़ी। पुलिस स्टेशन। विक्रम ने राजन और कमल से उन चारों को रिमांड पर लेने से पहले एक बार पूछताछ करने को कहा था कि शायद साधारण तहकीकात से ही वो घबरा जाएं और सच्चाई उगल दें तो उन्हें मारने पीटने की ज़रूरत ही न पड़े। इस बीच विक्रम अपने केबिन में इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसके दिमाग में बुड्ढे की कही गई बातें चल रही थी। इतने साल से धंधा कर रहे हैं, नहीं पकड़े गए ना। विक्रम टेबल पर मुक्का जमाकर बोला, अब तक किसी को पता कैसे नहीं चला? क्या इमेज बना रखी है लोगों ने पुलिस को लेकर कि वो कुछ नहीं कर सकती? ये सब जाने कब ख़त्म होगा भी तो कैसे? हर कोई अपने काम को शिद्दत और जुनून से करता ही कहाँ है। बट नाउ दैट्स इनफ। विक्रम रघुवंशी सबका भ्रम दूर करने ही तो आया है। फिर कुछ सोचता हुआ वो फाइल पढ़ने के लिए बैठ गया। अंधेरी। नगमा को अबरार अगली सुबह ले आया। वो घबराती हुई जल्द से जल्द फ़ौरन पल्लवी के पास पहुंच जाना चाहती थी। उसका दिल उसके लिए रात से ही बेचैन था। उसे खबर थी कि पल्लवी में सहन शक्ति नहीं है। वो तो बस उसके रहते अब तक जी पा रही थी। वो भागती हुई उसके कमरे में गई। पल्लवी, या अल्लाह, ये क्या किया तूने मेरी जान? नगमा पल्लवी को फर्श पर बेसुध देखकर जोर से चिल्लाई। उसके पास पहुंची तो देखा सफ़ेद फर्श खून से लाल हो चुका था और पल्लवी का चेहरा भी खून से सन चुका था। उसने जल्दी से पल्लवी के सिर को अपने गोद में रखा और उसके बहते खून पर अपना दुपट्टा लगाने लगी। पर खून बह चुका था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे इस हाल में वो देखकर बहुत डर गई और पूरे जी जान से चीखी, ताई बच्चा उठ, क्या कर लिया ये तूने? तेरी आप ही आ गई ना? तुझमें ज़रा सी भी हिम्मत नहीं थी क्या जो तूने ये सब? या खुदा रहम का। नगमा बदहवास सी हो गई थी। पल्लवी को बेसुध सी देखकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। उसे पल्लवी की मासूम शक्ल दिखने लगी जो बार बार उससे फरियाद कर रही थी, आप ही मुझे बचा लो। वो नाकाम हो चुकी थी इस बार। वो एक बार और चीखी, ताई जल्दी आइए। ऐसी चीख सुनकर ताई के साथ साथ उस जगह के सारे लोग, सब लड़कियां बच्चियां उसके कमरे के बाहर इकट्ठी हो गई। पल्लवी को इस हाल में देखकर सभी सहम गए। सब एक तरफ सिमटी हुई सी खड़ी होकर दरवाजे की ओर से देख रही थी। नाबालिग लड़कियां तो रोने ही लग गई थी क्योंकि उन्हें पल्लवी में खुद का अक्स और खुद का कल नजर आ रहा था। क्यों चिल्लाए रही है रे नगमा? ताई भीड़ हटाकर अंदर आती हुई बोली। इतने में अपने सामने पल्लवी को इस हालत में देखकर वो घबरा कर बोली, क्या हुआ है मेरी चिड़िया को? मुझे नहीं पता, मैं तो इसे देखने आई थी। और ये? ताई, नगमा इतना कहकर ताई के गले लगकर रो पड़ी। इसे इलाज की ज़रूरत है। अबरार, भोले, रघुनाथ, अरे कहाँ मर गए सारे लौंडे? ताई चीखी तो अबरार दौड़ता हुआ आया और बोला, हाँ ताई, देखना क्या हालत हो गई शिल्पा रानी की। ताई बोली, हुई नहीं कैली, खुदकुशी की कोशिश की है ताई। अबरार ने आखिरी शब्द ताई के पास जाकर उसके कानों में कहे तो ताई की सांसें ही अटक गई। है बप्पा, मैं क्या करेगी अब? ये लड़की पहले दिन से मेरे लिए मुसीबतों का पिटारा बनकर आई थी। ताई अपने दोनों हाथ कानों पर रखकर बोली, टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, क्या पल्लवी कभी इस नरक से निकलकर एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएगी? आगे जाकर क्या मोड़ लेगी पल्लवी और नगमा की ज़िंदगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ रूहानी इश्क में।